हाफ लाइन को एक्सप्लेन कर दिया, जैसे इधर से इधर तक की हाफ लाइन को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, तो वो आगे नीचे क्यों जा रहा है ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। या किसी ने इधर से इधर तक ये एक्सप्लेन कर दिया तो इससे आगे एक्सप्लेन नहीं कर सका कि वो नीचे क्यों जा रहा है। तो सभी के पास हाफ ही एक्सप्लेनेशन था, फुल एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं था, ठीक है। तो यही है, दिस फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरीज यानी क्लासिकल फिजिक्स ऑफ रेडिएशन लेड टू मैक्स प्लांक। तो एक मैक्स प्लांक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया 19 में स्टार्टिंग, मैंने कहा ना उससे पहले के एक्सपेरिमेंट्स हैं, टू डिस्कार्ड दिस, उसने मना कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, मैं नहीं मानूंगा ये सब चीज़ें, ठीक है, दीज एंड टू कम फॉरवर्ड विद द बोल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी कि रियल नहीं है, ये भी प्लांक ने सिर्फ थॉट है यानी कि पोस्टुलेट है ये, इसलिए एजम्पशंस या पोस्टुलेट वर्ड लिखा होगा, एजम्पशंस यानी थॉट ऑफ द साइंटिस्ट। तो उसने बोल्ड हाइपोथेसिस दैट ब्लैक बॉडीज रेडिएट एनर्जी नॉट कंटिन्यूसली। उसने कहा कि जैसा आप कह रहे हैं कि वेव कंटिन्यूस होता है, वेव तो कंटिन्यूस होता ही है, साउंड वेव, वाटर वेव या कोई भी वेव पढ़ रहे होंगे तो वेव तो कंटिन्यूस होता है, उसमें कोई गैप थोड़ी होते हैं बीच में, तो वेव कंटिन्यूस है, तो वो ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, रेडिएशन एनर्जी यानी जो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स हैं, दोज आर नॉट कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली नहीं है बट डिसकंटिन्यूसली, यानी ब्लैक बॉडीज़ जो एनर्जी रिलीज़ करती हैं वो कंटिन्यूसली रिलीज़ नहीं करती हैं, वो डिसकंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करती हैं, ठीक है, डिसकंटिन्यूसली इन एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, यानी कि वो एनर्जी के पैकेट रिलीज करते हैं। यानी प्लैंक ने ये कहा कि वो कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज नहीं करेगा ब्लैक बॉडी जो एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा वो हमेशा किस में एब्जॉर्ब करेगा, पैकेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, पैकेट की फॉर्म में रिलीज करेगा। और उसने एक रिलेशन दिया E = H न्यू, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में अभी, ठीक। अब इसी से आगे एजम्पशन ऑफ द प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक के क्या क्या एजम्पशंस थे, क्या उसने इमेजिन किया है, क्या उसने सोचा है, वो सब लिखे हुए हैं बुक्स में। जैसे मैंने 4 पॉइंट में लिखा है, बुक्स में 5 पॉइंट लिखे हो सकते हैं, 3 पॉइंट लिखे हो सकते हैं, वो तो समराइज़ करना है, उसमें बस ये पॉइंट आने चाहिए। वो कहता है कि ईच रेडिएशन इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ नोन एज रेडिएंट एनर्जी। यानी हर एक रेडिएशन में अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है, जैसे रेड कलर में अपनी फिक्स एनर्जी होगी, ब्लू कलर की अपनी फिक्स एनर्जी होगी, वायलेट कलर की अपनी होगी, अल्ट्रा वायलेट की अपनी होगी, सबकी अपनी अपनी एनर्जी फिक्स्ड होती है। डेफिनेट अमाउंट होता है, वो वेरिएबल नहीं होता है कि आज इतना है कल चेंज हो जाएगा या अभी इतना है 10 मिनट बाद चेंज हो जाएगा, नहीं, रेड कलर है तो रेड कलर की एनर्जी फिक्स रहेगी एक पर्टिकुलर। आगे कहता है कि रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब, मतलब दोनों ही बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एमिटेड की ये बात नहीं कर रहे हैं। यानी कोई भी बॉडी, चाहे वो ब्लैक बॉडी हो या कोई भी हो, वो बॉडी अगर एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड मतलब रिलीज होना या एब्जॉर्ब होती है, डिसकंटिन्यूसली होती है, इन डिस्क्रीट मैनर। डिसकंटिन्यूसली का मतलब होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, मतलब एक के बाद एक, गैप होगा बीच में, ठीक है, गैप होगा। जैसे ये पेपर्स, ठीक है, तो ये पेपर्स क्या है, ये पेपर्स कंटिन्यूस नहीं है, बीच में एक गैप है, देखो ये इन दोनों पेपर्स के बीच में एक गैप है, तो ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, तो इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूस, मतलब क्लोज होंगे, बहुत क्लोज हैं, पर फिर भी एक गैप है। गैप हो सकता है कि आपको विजिबल ना हो रहा हो, ठीक है, लेकिन गैप है, क्लियर। तो बस ऐसे ही होता है फोटोन में, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी गैप विजिबल नहीं होता है, विजिबल नहीं होता है बट गैप होता है, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही बिल्कुल जैसे यहाँ पर विजिबल नहीं है गैप बट देयर इज़ अ गैप, यहाँ पर गैप है, ठीक। और ये जब हम इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे कुछ तो हमें शो हो जाएगा कि हाँ ये गैप है, जब एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही वो रेडिएशन में होता है, ऐसे गैप नहीं दिखाई देगा कि हाँ गैप दिखाई देंगे, पैकेट घूमते हुए दिखाई देंगे आपको, नहीं, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब तो आपको दिखाई देगा। और एक्सपेरिमेंट्स हैं ऐसे, मैं आपको आगे हम लिखेंगे, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इसके नेचर्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे आगे, अगर रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर कभी रेयर केस में तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। जनरली तो नहीं पूछते ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या कहा उसने, डिस्क्रीट मैनर, आपको मैंने बता दिया अलग अलग, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, यानी कि वो एमिट करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को, डिसकंटिन्यूस या डिस्क्रीट फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स होंगे एनर्जी के, ऑफ द पैकेट्स ऑफ द एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। इन सबको क्या कहते हैं, पैकेट्स को क्या कहते हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटा, उन्हें क्वांटा कहा जाता है। और एक को क्या कहते हैं, वन इज नोन एज क्वांटम, एक को क्वांटम कहते हैं और कलेक्टिवली क्या कहते हैं, क्वांटा कहा जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं क्वांटम फिजिक्स या इसे क्वांटम थ्योरी कहते हैं, इट इज़ नोन एज क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम वर्ड क्यों लिखा जाता है इस थ्योरी के लिए, क्योंकि इसमें क्वांटम वर्ड यूज़ होता है, क्वांटा वर्ड कहा गया इसलिए, प्लैंक ने यूज़ किया, इसलिए क्वांटम थ्योरी कहते हैं इसे। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन।
फोटोन वर्ड आपने कई बार हो सकता है रीड किया हो कहीं पर। तो फोटोन क्या होता है, ये लाइट के केस में, लाइट यानी जो विजिबल रेडिएशन है, लाइट है, सनलाइट, उसके केस में जो विजिबल रेडिएशन उसे कहते हैं फोटोन। उस केस में फोटोन कहते हैं, मतलब क्वांटा तो है ही है, लेकिन इंफ्रारेड को फोटोन नहीं कहेंगे, ठीक है। विजिबल रेडिएशन वालों को ही मेनली फोटोन कहा जाता है, ठीक। वैसे क्वांटा तो सभी को कह सकते हैं, तो फोटोन वर्ड लिखो तो विजिबल रेडिएशन के लिए लिखा है, और क्वांटम वर्ड लिखा है तो वो किसी के लिए भी हो सकता है, क्वांटम या क्वांटा तो सभी के लिए वैलिड है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कहता है वो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम, किसी एक क्वांटम से जितनी एनर्जी होगी ऑफ रेडिएशन इज प्रपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, यानी कि उस एक पैकेट की एनर्जी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू होगी टू द न्यू बताया था आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ये रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है जिसका वो पैकेट है, ठीक है, उस पर डिपेंड कर देगी। ये वेव मतलब किसी इंटेंसिटी वगैरह पर किसी पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इसलिए ग्राफ इंटेंसिटी का ग्राफ इस तरह का बन जाता है, क्योंकि उसमें एक्चुअली इंटेंसिटी से रिलेटेड नहीं है, वो किससे रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ अगर इंटेंसिटी से ही रिलेटेड होता, तो इंटेंसिटी से रिलेटेड होता तो ऐसी लाइन बनती, जैसे कि वेव में होता है, वेव की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक्चुअल में एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी से रिलेटेड नहीं है। एनर्जी ऑफ द पैकेट इज रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ जाने के बाद फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, इसलिए ग्राफ भी, इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी पहले वो लार्ज पैकेट रिलीज़ कर रहा था, अब स्मॉल पैकेट रिलीज़ करेगा, या पहले वो छोटा पैकेट रिलीज़ कर रहा था एनर्जी का, बड़ा पैकेट एनर्जी का रिलीज़ करने लगेगा। तो पैकेट चेंज हो जाते हैं, तो पैकेट चेंज होने से ये ग्राफ चेंज हो जाता है। और अगर पैकेट नहीं बात करेंगे, अगर हम पैकेट नहीं माने, यानी कि ये कंटिन्यूस माने, तो कंटिन्यूस तो ऐसे चलता रहेगा, कंटिन्यूस 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 ऐसे, ठीक है। लेकिन पैकेट होते हैं तो यहाँ तक पैकेट वो ऐसे रिलीज़ कर रहा था, उसके बाद पैकेट चेंज हो गए, एनर्जी के पैकेट चेंज हो गए, यानी पैकेट की एनर्जी चेंज होगी, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए तब, और इससे एक्सप्लेन हो जाता है। प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए क्या लिखा है, कांस्टेंट h, ठीक है। तो E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू क्या होता है, C बाय लैम्डा होता है, वो लिखवाया हुआ है आपको, तो ये इससे, तो h इज़ नोन एज प्लैंक कांस्टेंट, इस h को प्लैंक, क्योंकि प्लैंक नहीं बताया तो प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है। एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। याद रखना है, वैसे तो गिवन होता है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में गिवन होता है, पर फिर भी आपको याद रखना है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है, ये होता है। और नेक्स्ट इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा, उसने कहा कि द एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी, कोई भी बॉडी जो एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, इज़ ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा, यानी कि वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल टू एन एच न्यू, यानी कि ये एक पैकेट, n की वैल्यू या तो एक पैकेट होगी, यानी उसने एक पैकेट एब्जॉर्ब किया या एक पैकेट रिलीज़ किया, या n की वैल्यू 2 होगी, यानी 2 पैकेट रिलीज़ किए 2 पैकेट एब्जॉर्ब किए, या 3 होगी, 3 पैकेट रिलीज़ और 3 पैकेट एब्जॉर्ब, 4 5 6 है, मतलब कभी भी 10.5 नहीं होगा, दैट द बॉडी एब्जॉर्ब 10.5 एनर्जी पैकेट्स, नेवर। यानी कि ये आंसर n ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल, यानी ये इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, इंटीजर, कभी जीरो नहीं होगा। जीरो होने का मतलब तो क्या हुआ कि एनर्जी रिलीज नहीं हुई, नो देयर इज़ नो एमिशन और देयर इज़ नो एब्जॉर्प्शन, कोई एमिशन भी नहीं है कोई एब्जॉर्प्शन भी नहीं है, ठीक है, ये तो हुआ जीरो। नेगेटिव कभी नहीं होगा एनर्जी, नाइदर भी नेगेटिव, मतलब कभी आप डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते एनर्जी को, इसलिए नेगेटिव नहीं होगा, ठीक। बस पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, और फ्रैक्शनल कभी नहीं होगा, मतलब इंटीजर वैल्यू रहती है, यानी कि कोई मटेरियल एक पैकेट एब्जॉर्ब करेगा या 2 एब्जॉर्ब करेगा, 1.5 1.75 1.95 ऐसा कोई पैकेट एब्जॉर्ब नहीं करेगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, और ये सही है, वैलिड है, ठीक है। अब इस थ्योरी का कहाँ यूज़ किया, इस थ्योरी का 2 लोगों ने यूज़ किया, एक आइंस्टाइन ने यूज़ किया, आइंस्टाइन यूज्ड दिस थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसे नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को यूज़ किया टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आगे पढ़ेंगे, अभी मैंने कहा ना पढ़ना हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे सिलेबस में, वो मेनली बॉडी, ये तो मैंने एडिशनल बता दिया आपको, ठीक है। और दूसरा, इस थ्योरी को किसने यूज़ किया, बोर ने यूज़ किया, बोर्स यूज दिस थ्योरी टू एक्सप्लेन द एटॉमिक मॉडल, उसने एटॉमिक मॉडल जो बनाया बोर ने, उसने बोर साइंटिस्ट ने प्लैंक थ्योरी को ही यूज़ किया ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक, उसके फॉर्मूले में भी आपको H दिखाई देगा,
ठीक है। आगे जब लिखेंगे तो उसमें एच आएगा, प्लैंक कांस्टेंट, तो उसने इस थ्योरी को यूज़ किया। तो दो साइंटिस्टों ने इस थ्योरी, दो क्या बहुत सारे साइंटिस्टों ने यूज़ किया होगा, हमें तो केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर में दो ही साइंटिस्ट पढ़ने को मिलते हैं। एक आइंस्टाइन जो यूज़ कर रहा है इस फॉर्मूले को, यानी इस कंसेप्ट को, और दूसरा बोर यूज़ कर रहा है मेनली, ठीक है। चलिए, तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, ठीक है। और हो सकता है कुछ बुक्स में आप डॉट डिटेल पढ़ो तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ने को मिले टू एक्सप्लेन द रेडिएशन रिलेशन विद द टेम्परेचर एंड रेडिएशन, या इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, ठीक है। रेलिंग रिलेशन देखने को मिले, बोल्ट्जमैन स्टीफन बोल्ट्जमैन फार्मूला देखने को मिले। तो ऐसे फार्मूला वो होंगे, मैंने कहा ना फिजिक्स है, और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में अपने अपने एक्सप्लेनेशन दिए होंगे, अपने अपने तरीके से समझाया होगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो सब हमें नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये तो ब्लैक बॉडी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो स्लाइटली, और हमें लिखना वर्ड तो लिखना है ही, तो एटलीस्ट हमने इतना स्टडी कर लिया जितना केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड है, ठीक है। इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी तो था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक नया, ये भी था, लिखवाया था अभी हमने लिखा है कि वेव थ्योरी से भी एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो ठीक है, होता ही है, वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो मैं भी बता दूंगा आपको, क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक साइंटिस्ट नहीं ऑब्जर्व कर रहा था, इसे भी बहुत सारे साइंटिस्ट, जे थॉमसन इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है। साइंटिस्ट हर्ट्ज, ठीक है, जो पहले हमने नाम पढ़ा था हर्ट्ज, लिनार्ड, ये भी नाम पढ़ा हुआ है, ठीक है, और ये हेलवच, ठीक है, एंड मैनी अदर साइंटिस्ट, और भी साइंटिस्ट के नाम हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे थे ऑलमोस्ट एक ही सेम टाइम पर क्या कर रहे थे, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में या एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, ये सब इसी के उसमें लगे हुए थे, सभी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो सभी ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया, किसी न किसी तरीके से सभी ने ऑब्जर्व किया, इसलिए सभी मैंने जो मेन थे उनके साइंटिस्ट के नाम लिख दिए। क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ, ठीक है। सुटेबल वेवलेंथ क्यों लिखा है वही मैं बता रहा था। अगर हम इसे वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर सुटेबल वर्ड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यानी कि कोई भी वेवलेंथ या कोई भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अप्लाई कर दें और इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाना चाहिए, इजेक्शन हो जाना चाहिए, यानी ईच एंड एवरी मेटल कैन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एनी रेडिएशन। ये होना चाहिए किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि जब एक सुटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल लाइक सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम और एनी अदर मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, एमिटेड और इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। यानी कि जब एक सुटेबल वेवलेंथ अप्लाई करते हैं तभी रिलीज होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, थॉमसन, हर्ट्ज, लिनार्ड्स, इन सब ने यही ऑब्जर्व किया इन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, अलग अलग तरीके से। किसी ने तो करंट भी नोट किया इसमें, जैसे ठीक है, लिनार्ड ने एमीटर यूज़ करके करंट नोट किया, ठीक है, हर्ट्ज ने इसके और भी करेक्टर्स नोट किए कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, बहुत सारी, मतलब इन सब का रोल है ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन एक्सप्लेन कोई नहीं कर सका। एक्सपेरिमेंट सब ने किए हैं, ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, लिखा हुआ है, देखो मैंने ऑब्जर्वेशन भी लिखे हैं यहाँ पर, ये एपरेटस बनाया है कि एपरेटस क्या होगा, देखो ये क्या है, एक मेटल प्लेट है, मेटल सरफेस, जिस पर क्या है, एक लाइट स्ट्राइक कर रही है, लाइट जैसे ही स्ट्राइक करेगी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए डिटेक्टर है, डिटेक्टर कह सकते हैं या रिसीवर कह सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस रिसीवर या डिटेक्टर के थ्रू क्या होगा, वायर के थ्रू एमीटर, एमीटर क्या होता है, इट इज़ यूज टू नोट द करंट, करंट को वैल्यू को, डायरेक्शन नहीं, एमीटर केवल करंट को नोट करता है। तो करंट को नोट करने के लिए डायरेक्शन की हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, बस करंट की वैल्यू चाहिए हमें। तो करंट को नोट करने के लिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पास करेगा, यहाँ पहुँचेगा बैटरी के पास, और इधर से कैथोड का इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर पहुँचेगा मेटल सरफेस के पास, सर्किट कंप्लीट। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा एमीटर में क्या आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी, यानी कि सर्किट कंप्लीट हुआ, रीडिंग आ गई, यानी करंट जनरेट हो गया। इसे कहते हैं फोटो करंट, लिखेंगे हम ही, इट इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं। फोटो करंट भी क्या देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्यों, क्योंकि फोटोन्स यानी लाइट अप्लाई करने से करंट जनरेट हुआ, इसलिए फोटो। ये इस कंसेप्ट का जानते हो कहाँ यूज़ करते हैं, इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं किस में, जो ये होते हैं
आप सोलर सिस्टम, सोलर सोलर पैनल्स में इसका यूज़ करते हैं। वहाँ क्या करते हैं, सनलाइट के कांटेक्ट में रखा होता है, सल मेटल की प्लेट्स होती हैं वो, ठीक है, जो आप देखते होंगे कभी वो स्मूथ प्लेट्स होती हैं, सनलाइट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वो, ठीक है, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उनसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होता है, उसे रिसीवर रखा होता है, नीचे बैटरी से कनेक्ट होती है वो पैनल्स, और वो बैटरी में क्या हो जाता है, बैटरी रिचार्ज हो जाती है, फिर बैटरी को आप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है, इसे कहते हैं सोलर सिस्टम, पढ़ा होगा आपने, ठीक है, देखा भी होगा। तो ये उसमें यूज़ होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वही है बस ये। तो इसमें क्या उसने बहुत चीज़ें क्या क्या ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ द लाइट स्ट्राइक द सरफेस। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही लाइट डालते हैं इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, मतलब देयर इज़ नो टाइम गैप, there is no time gap between the striking of the light and the remove ejection of the electron। कोई टाइम गैप नहीं होता है, जैसे ही स्ट्राइक तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है, अगर वो सुटेबल लाइट है तो, ठीक है, सुटेबल लाइट होनी चाहिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, यानी कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये ब्राइटनेस या इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। लाइट की क्या इंटेंसिटी है इस पर डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, नंबर, अगर इंटेंसिटी कम है कम इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, ज़्यादा इंटेंसिटी है ज़्यादा, इसलिए क्या होता है समर्स में ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा जितना ज़्यादा सनलाइट ब्राइट होगी, ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, बैटरी उतना जल्दी चार्ज होगी। जितनी ब्राइटनेस कम होगी यानी कि इंटेंसिटी कम होगी उतने ही कम इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, बैटरी कम चार्ज होगी। तो सोलर सिस्टम में यही वर्क करता है, ठीक है। बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है वो मूव करेगा, अब मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी तो होगी तभी मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो जो मूव करेगा काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड नहीं करती है, बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। तो ये ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इनमें से कोई भी थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन, लेनार्ड, हर्ट्ज, इनमें से कोई भी साइंटिस्ट कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन, वो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सका ऐसे कि ऐसा क्यों हो रहा, ऑब्जर्वेशन सब ने किया, ठीक है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, अब जो रिलीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द कलर, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, कलर पर डिपेंड करता है। जैसे रेड कलर की लाइट यूज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, अगर आप वायलेट कलर की यूज़ करते हैं तो डिफरेंट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, तो कलर चेंज करते ही काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो रही है। तो ये वो समझा नहीं पाए, इनमें से कोई भी साइंटिस्ट समझा, बट द अबव ऑब्जर्वेशंस कुड नॉट बी एक्सप्लेन, ऑब्जर्वेशन ठीक है बता दिए बट कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉज ऑफ वेव थ्योरी और क्लासिकल फिजिक्स। कोई भी दी साइंटिस्ट आर अनेबल, मैक्सवेल या कोई भी एबल नहीं था टू एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशन कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑब्जर्वेशन सभी के पास है लेकिन एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। इट वाज आइंस्टाइन हु एक्सप्लेन्ड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग द प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड लेटर, और जब आइंस्टाइन ने तो सिर्फ हाइपोथेसिस एज्यूम्ड था उसका भी हाइपोथेसिस, बाद में एंड लेटर इट वाज प्रूव्ड बाय द मिलीकन एक्सपेरिमेंट। मिलीकन साइंटिस्ट का आपने नाम अभी पीछे पढ़ा होगा, ऑयल मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। तो मिलीकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, पहले तो वो मना करता रहा, स्टार्टिंग में मिलीकन ने क्या किया, उसने अपोज किया, वो आइंस्टाइन को के अगेंस्ट था, आइंस्टाइन को अपोज कर रहा था, नहीं तुम्हारी थ्योरी गलत है, तुम्हारी थ्योरी गलत है, तुम गलत बोल रहे हो, तो वो उसका अपोज कर रहा था। स्टार्टिंग में डिस्कार्ड किया, उसने मना किया कि नहीं ये सब गलत है, मिलीकन ने तुम गलत बोल रहे हो। लेकिन कुछ टाइम बाद आफ्टर फ्यू ईयर्स उसने खुद एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, और उसने ये चीज़ें ऑब्जर्व की और प्रूव किया कि हाँ जो आइंस्टाइन ने कहा था वो सही था, इसलिए इन दोनों को वो मिला, नोबेल प्राइज़ मिला है, आइंस्टाइन को भी मिला है और मिलीकन को भी मिला है। दोनों ने एक पर ही काम किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। इसने आइंस्टाइन ने उसे एक्सप्लेन किया और मिलीकन ने उसे प्रूव किया बाय द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए और समझाने के लिए और बताने के लिए कि हाँ जो आइंस्टाइन ने बोला है वो करेक्ट है और ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया वैसे इसीलिए। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा, आइंस्टाइन इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू कंसेप्ट, उसने एक नया कंसेप्ट बताया, दैट लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो ड्वेल नेचर। उसने कहा कि लाइट का ड्वेल नेचर होता है। ड्वेल का मतलब क्या होता है, समटाइम्स एज ए वेव एंड समटाइम्स एज ए पार्टिकल, ये होता है ड्वेल नेचर, इसे कहते हैं ड्वेल नेचर। ड्वेल करेक्टर मतलब जिसमें दो दो करेक्टर अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसे ड्वेल, DUAL का मतलब है दो, ठीक है, दो करेक्टर, ठीक है। समटाइम एज ए वेव एंड समटाइम एज ए पार्टिकल, मतलब क्लियरली लिखा है समटाइम मीन्स एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है जो एक ही टाइम पर दोनों शो करेगा, यानी कि हम जब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होगा, वेव नेचर शो होगा, फिर जब कोई और एक्सपेरिमेंट शो देखेंगे तो पार्टिकल नेचर, ठीक है। इस तरह जैसे ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है,
तो इसमें मतलब पार्टिकल नेचर है। लेकिन जब इंटरफेरेंस की बात आएगी, डिफ्रैक्शन की बात आएगी, तो वेव नेचर। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन को इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करेंगे तो वेव नेचर लिखेंगे, और जब इन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे तो पार्टिकल नेचर लिखेंगे। तो दोनों ही होते हैं। ठीक है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में दोनों एक साथ नहीं होते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, अब आइंस्टाइन ने क्या कहा, व्हेन ए क्वांटम ऑफ लाइट यानी फोटोन, क्वांटम ऑफ लाइट या फोटोन स्ट्राइक ए मेटल सरफेस इज इम्पार्ट्स इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। वो क्या करता है, जब भी स्ट्राइक करता है तो अपनी एनर्जी किसे ट्रांसफ़र कर देता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, इट इम्पार्ट्स इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन इन द मेटल। मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसे अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है। पैकेट होता है, इलेक्ट्रॉन उस पैकेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक पैकेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इन ऑर्डर फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप, अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं या वो इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट होना चाहता है, निकलना चाहता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है, तो इट मस्ट ओवरकम और इक्वल, कम से कम इक्वल तो होना ही चाहिए। वैसे ज़्यादा होगी तो बेटर रहता है क्योंकि सरफेस से बाहर आ जाएगा, नहीं तो वो सरफेस पर ही रह जाएगा। ठीक है, इफ़ वैल्यू इज इक्वल, मैंने लिखा है और इक्वल होगा, इट रिमेन्स एट सरफेस, लेकिन हम कह रहे हैं एस्केप फ्रॉम द सरफेस, तो सरफेस से बाहर आने के लिए तो उसे ओवरकम करना ही पड़ेगा। और इक्वल है तो इट रिमूव फ्रॉम द एटम, एटम से तो बाहर आ जाएगा लेकिन सरफेस पर तैरता रहेगा, यानी सरफेस पर प्रेजेंट रहेगा, सरफेस से दूर नहीं जाएगा क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। वो पढ़ेंगे अभी आगे। तो किससे क्या होना चाहिए, इन ऑर्डर फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इट मस्ट ओवरकम द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन द मेटल। अब पॉजिटिव चार्ज मेटल में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है, अभी पीछे बताया था, न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियस का फोर्स होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट पेन को हाथ से, आपने फोर्स से हाथ से पकड़ा हुआ है, तो दूसरे को अगर इससे निकालना है तो ही हैज़ टू और सी हैज़ टू फोर्स। ठीक है, उससे फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायर्ड फोर्स, तो फोर्स वो अप्लाई करेगा। अगर उसका फोर्स आपके हैंड के फोर्स के इक्वल है तो मेंटेन रहेगा, यानी कि पेन वहीं पर ही रहेगा, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। अगर सरफेस से, यानी सरफेस पर आकर रुक सकता है, बाहर नहीं निकलेगा। अगर इससे दूर चाहिए तो क्या करना होगा, आपको फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। वही वो कह रहा है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना है तो क्या करना होगा, आपको उस ओवरकम करना होगा उस अट्रैक्शन को जो उसके साथ है। किसका अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का। इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, और इसे फाई से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल बना होता है और एक ऐसे एफ की तरह से होता है, फाई कहा जाता है। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये तो हुआ कि ओवरकम कर लेना है, उसे ओवरकम करेगा यानी कि उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, फोटोन पैकेट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, यानी कि जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन फोर्स से अगर पैकेट की एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को लेगा बाहर चल। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलना है कि रॉकेट को या स्पेस शटल को, तो क्या करना होता है, क्या ऐसे ही निकल जाता है, रखा हुआ है और निकल गया, नहीं, उसके लिए एस्केप वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है ना, एस्केप यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल अगर होगा तो क्या होगा, वो टॉप पर जाकर रुक जाएगा। ठीक है, इक्वल अगर होगा तो, लेकिन अगर उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को ब्रेक करेगा और क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से जैसे बाहर निकलने के लिए आपको एक एस्केप वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, एक एनर्जी की, एस्केप एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकलने के लिए एस्केप एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी क्या होनी चाहिए, अगर उससे सिर्फ सरफेस तक आना है तो इक्वल होनी चाहिए, और सरफेस से बाहर जाना है तो ओवरकम कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी होते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इफ़ द एनर्जी सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन और मेटल इज़ मोर देन 5 वैल्यू, वर्क फंक्शन से अगर ज़्यादा है, इट विल कम आउट। ये कोई नेसेसरी नहीं कि वो कम आउट, बाहर आएगा ही आएगा। इट मे लूज एनर्जी टू द मेटल इन कोर्स ऑफ कोलिजन विद द एटम्स ऑफ द मेटल। हो सकता है कि पैकेट की एनर्जी खर्च हो जाए, लूज़ हो जाए, वेस्ट हो जाए, किसमें, टू द मेटल इन कोर्स ऑफ कोलिजन विद एटम्स ऑफ द मेटल। यानी जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को ही पैकेट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो अगर एटम से कोलाइड किया तो वो हो सकता है एनर्जी खर्च हो जाए। लेकिन ये कंसेप्ट फिजिक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इस कंसेप्ट को अवॉइड करते हैं। इफ़ द एनर्जी इज़ इक्वल और ग्रेटर दैन द अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सॉल्व नहीं होगी और हमारा न्यूमेरिकल इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो न्यूमेरिकल में काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, यही प्रोसेस करना है जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना है। हाँ, कोई थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन आता है, वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट,
और इनकरेक्ट, और उसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट दैट इट इज़ नेसेसरी या इट ऑलवेज हैपन दैट इफ़ द एनर्जी इज अप्लाइड एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, ठीक है, अंडर ऑल कंडीशंस इलेक्ट्रॉन escape from the metal surface if the energy is greater than that of attraction force, it happens always। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो गलत है, always होगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में ऑलवेज ऐसे वर्ड लिखे नहीं होते, जर्नल होता है तो जर्नल केस में तो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसको क्या फोर्स का रिलेशन होगा, कैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, ठीक है, या और इससे रिलेटेड मैथमेटिकल फॉर्मूले कैसे होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो न्यूमेरिकल पार्ट है आगे, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले लिखेंगे। ओके, गुड डे।